आप सभी का मेरे YouTube चैनल AVS में स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूटन के गति के तृतीय नियम से रैखिक संवेग संरक्षण के नियम की व्युत्पत्ति करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संवेग क्या है, उसके बाद रैखिक संवेग संरक्षण का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद गति के तृतीय नियम की सहायता से हम इसको सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संवेग क्या होता है। आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, जिसको और किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं जिसको मास बोला जाता है, और वेग को v से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश नेम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब इसको हम दैनिक जीवन से समझते हैं कि कैसे होता, संवेग कहाँ से उत्पन्न हुआ। समझ लीजिए कि सामान्यतः आप एक साइकिल चला रहे हैं, आपके पीछे सीट में कोई भी नहीं बैठा है, तो इस कंडीशन में अगर आपका वेग क्या है, v1 है। अब इसके बाद क्या होता है कि कोई व्यक्ति, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, आपके पीछे वाली सीट में अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए तो क्या आपका चाल वही रहेगा, क्या आपके चाल में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। सपोज अगर आपके पीछे सीट में 50 किलोग्राम कोई व्यक्ति बैठा जिसका क्या है 50 किलोग्राम है, तो आपकी वेग क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं v1 से घटकर, अगर v2 है v2 हो जाएगी, v1 से घटकर क्या हो जाएगी, वो v2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं अकेले साइकिल चला रही थी तो पीछे कोई वेट नहीं था। आपने महसूस भी किया होगा, जब आप अकेले साइकिल चलाते हैं तो उतनी ज़्यादा आपको ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति आपके पीछे बैठ जाता है तो आपके चाल में कमी आने लग जाती है, कहीं ना कहीं आपकी स्पीड स्लो हो जाती है जब आपके पीछे कोई बैठता है, और स्पीड बढ़ाने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। सिमिलरली तो आपने देखा कि जैसे ही मास, मतलब ये हमारा वेट है, किसी का वेट है तो मास ही तो कहलाया ना, तो मास के कारण हमारी स्पीड में क्या देखने को मिल रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसी मास और वेग के जो गुणनफल है, इन दोनों में संबंध को ही दर्शा रहा है गुणनफल, इसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। आशा करती हूँ कि संवेग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि संवेग का जो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, कि m से कैसे हमारी चाल में, मतलब वेग में किस तरह से परिवर्तन होता है। यदि m हमारा अधिक है तो हमारा चाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं तृतीय नियम की। गति के तृतीय नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर एवं समान प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि ये दीवार है, अगर दीवार में एक मैं बॉल इस दीवार पे मारती हूँ F1 बल से, तो ये दीवार उतने ही फोर्स से इस बॉल को वापस फेंकेगा ना। जैसे कि आप डेली एग्जाम्पल में भी देखते हो कि एक बॉल को जितनी तेज़ी से आप दीवार की ओर फेंकोगे उतनी ही तेज़ी से वो क्या होता है, वापस आता है ना। तो एक F1 F2 है, तो F1 और F2 की देखो डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन क्या समान है, परिणाम समान है। मतलब जितनी बल लगाकर ये बॉल को हम लोग इधर फेंकेंगे उतनी ही बल से बॉल इधर क्या होगी, वापस आएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, F1 माइनस F2 लिख सकती हूँ, जहाँ F1 इज इक्वल टू माइनस F2 क्या दर्शाता है कि दोनों का बल का जो परिणाम है वो तो बराबर है, लेकिन उसकी दिशा क्या है, ये माइनस चिन्ह क्या दिखाता है कि दिशा उसकी क्या है, विपरीत है। तो ये हमारा क्या कहता है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहता है। अब आइए कि हम कैसे प्रूफ करें कि संवेग संरक्षित होता है। तो संवेग संरक्षण का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने ऊर्जा का पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण पढ़ा होगा, तो ऊर्जा संरक्षण में क्या कहा जाता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। मतलब कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता। अगर मैं किसी कार्य में 100% ऊर्जा लगा रही हूँ तो उस ऊर्जा का रूपांतरण भी 100% होगा। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर ये दो कोई वस्तु है, इसकी ऊर्जा क्या है, E1 है, और ये A वस्तु है, एक B वस्तु है, इसकी ऊर्जा E2 है, तो इसके एक साथ मिलाने पर जो ऊर्जा नया बनेगा कैपिटल E, वो किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा। मतलब हमारी ऊर्जा कहीं क्षय हुई क्या, नहीं हुई। अगर E इज इक्वल नॉट इक्वल टू E1 प्लस E2 होता
तो हम बोलते कि हमारा एनर्जी क्या है, यदि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता तो हम इसको क्या बोलते कि हमारी एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड नहीं है। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता। हमेशा एनर्जी हमारी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। उसी प्रकार जो हमारा संवेग है, सपोज ये कोई A है, निकाय है, और ये कोई B निकाय है, इसका संवेग P1 है, इसका संवेग P2 है। अगर ये दोनों एक साथ टकराते हैं तो इनका जो कैपिटल P है, टोटल संवेग क्या हो जाएगा हमारा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। मतलब जो इसका दोनों का एक साथ टकराने के बाद जो एक तीसरा निकाय बना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसका जो संवेग होगा वो इसके संवेग का और इसके संवेग के योगफल के बराबर होगा। और ये हमारा क्या होगा, नियत होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आइए हम समझते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं न्यूटन के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संघट के बारे में, क्योंकि संघट हो रहा है। संघट का मतलब क्या है, टकराव। जैसे कि मैंने कहा कि A और B अलग अलग निकाय थे, जिसका संवेग P1 था और दूसरे का संवेग P2 था। लेकिन अगर ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, टकराने के बाद का जो संवेग है वो किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 के बराबर होगा, और जो कि क्या होगा, नियत होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसका अगर संवेग 5 है और इसका संवेग अगर 2 है तो हमारा टोटल संवेग क्या होगा, 7 होगा। कभी भी ये 7 से कम या फिर 7 से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास रहेगी। ठीक, कांस्टेंट, ओके, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, संघट का मतलब क्या है कि यदि कोई दो वस्तु है, एक A हो गया और ये एक B वस्तु हो गया। अब मान लीजिए कि ये A वस्तु V वेग से गतिमान है और ये किस वेग से गतिमान है, V2 वेग से गतिमान है, मान लीजिए। तो अब दोनों टकराएगा कब, जब V1 बड़ा होगा V2 से। आपके किताब में इसको U1 करके लिया गया, तो हम U1 करके भी ले सकते हैं U के फॉर्म में। तो U ले लेते हैं, तो U1 और U2 है। तो U1 का अगर वेग ज़्यादा होगा तभी तो हम इसके साथ टकरा पाएगा। अगर सपोज इसका U1 की वैल्यू अगर 10 है और U2 की वैल्यू भी अगर 10 होती तो ये कभी एक दूसरे से टकरा पाते क्या। अगर सपोज A 10 स्पीड से चलता है और 10 स्पीड से चलने के बाद अगर वो यहाँ पास पहुँच रहा है तो B भी हमारा क्या पहुँच जाएगा, 10 स्पीड के बाद यहाँ पास पहुँच जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से टकरा पाएंगे क्या, नहीं टकरा पाएंगे। वैसे ही अगर U1 का मान अगर 20 हो और B का मान अगर 10 हो तो ये इसको ओवरकम कर पाएगा। ये 20 की जस्ट इसकी दुगनी चाल से चल रहा है तो इससे टकरा पाएगा। इसलिए हमारे पास ये कंडीशन दिया गया है कि U1 क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब बड़ा होना चाहिए U2 से। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ गई, ये सब बेसिक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम को कैसे सत्यापित किया जा सकता है। तो देखिए, अगर ये कोई कण है और ये कोई कण है A और B, इसका प्रारंभिक वेग मैंने क्या मान लिया, U1 मान लिया। इसका प्रारंभिक वेग मैंने क्या मान लिया, U2 मान लिया, प्रारंभिक वेग। ठीक, अब हमको पता है अगर इसका क्या मालूम है, P मान लूँ, P1 मान लूँ इसके रैखिक संवेग को, तो हमको क्या पता है कि संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है, मास इंटू मतलब द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सपोज इसका द्रव्यमान, इस पिंड का द्रव्यमान m1 है और इस पिंड का द्रव्यमान क्या है, m2 है। तो इसका संवेग क्या होगा हमारे पास, m1 u1 हो जाएगा। उसी प्रकार निकाय B के लिए क्या हो जाएगा हमारा संवेग, m2 हो जाएगा, u2 हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों का कोलिजन करिए। ये स्थिति किसके पहले है, संघट के पहले। संघट का मतलब मैंने बताया था कि टकराव होता है, तो संघट के पूर्व या फिर इसको हम लिख सकते हैं पहले की स्थिति ये हो गई। अब हम बात करते हैं जब ये दोनों टकरा जाते हैं, A और B जब दोनों टकरा जाते हैं तो इसका वेग क्या हो जाता है, V1 हो जाता है
और v2 हो जाता है। पहले इसका वेग क्या था, जब अलग अलग था तो u1 था और u2 था, लेकिन टकराने के बाद v1 और v2 हो जाता है। अब वेग में क्यों चेंज हुआ ये बात आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप कभी दौड़ रहे हो, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आप उससे अगर टकराओगे तो कहीं ना कहीं आपकी चाल कम होगी, चाल में परिवर्तन होगा कहीं ना कहीं। तो उसी बात को बताया गया है कि अगर ये दोनों टकराते हैं तो इनकी चालों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो उस चाल में परिवर्तन मैं मान लेती हूँ, इसके चाल में परिवर्तन v1 आता है, इसके चाल में क्या हो जाता है, परिवर्तन v2 हो जाता है। सिमिलरली इस संघट के बाद की कंडीशन में इसका संवेग को हम क्या लिख सकते हैं, m1 v1 लिखा जा सकता है, और इसके संवेग को क्या लिखा जा सकता है, इसके संवेग को क्या लिखा जा सकता है, P2 इज इक्वल टू m2 v2। अब संवेग संरक्षण के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि जो संघट से पहले जो टोटल क्या होगा, हमारा टोटल मोमेंटम की हम बात करते हैं या फिर टोटल संवेग की हम बात करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2। ये किसके पहले है, संघट के पूर्व या फिर पहले। अब हम क्या करते हैं, संघट के बाद कैपिटल P है ना, ये सारी चीज़ें स्मॉल p में हम बात कर रहे हैं। तो कैपिटल P2 की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, m1 v1 प्लस m2 v2 संघट के बाद हमारा रैखिक संवेग। अब संवेग के संरक्षण के बाद के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि P1 इज इक्वल टू P2, मतलब संघट के पहले का जो संवेग है वो संघट के बाद के संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है न्यूटन की गति के तृतीय नियमानुसार। तो सबसे पहले हमको पता है कि न्यूटन के तृतीय नियम का गणितीय रूप क्या होता है, गणितीय रूप क्या होता है भाई, F1 इज इक्वल टू F12। अब इसका मतलब क्या है, आप जानते ही होंगे कि F21 मतलब क्या, कि निकाय 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल। F21 का मतलब क्या होता है, निकाय 1 द्वारा, यहाँ पास AB है तो हम इसको AB के फॉर्म में लिख लेते हैं। AB के फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक, तो क्या होगा, निकाय A द्वारा निकाय B पर लगाया गया बल। ठीक, निकाय A द्वारा निकाय B पर लगाया गया बल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, FBA। तो FBA इज इक्वल टू माइनस FAB। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि ये अगर दीवार है जिसको मैं B नाम दे देती हूँ और यहाँ पर हम बॉल फेंक रहे हैं जिसको हम A नाम दे देती हूँ, जब A से दीवार पर बल लगाया जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, BA। A द्वारा B पर लगाया गया बल। सिमिलरली अगर जब दीवार इससे टकरा के इधर वापस आता है तो इस पर बल जो लगेगा उसको हम क्या नाम देंगे, AB, FAB। B द्वारा A पर लगाया गया बल जो कि क्या होगा, इस बल के माइनस होगा, क्योंकि दिशा इसकी क्या है, विपरीत है, जो पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। अब ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, संवेग, इस पूरे बल को संवेग के फॉर्म में हमको क्या करना है, परिवर्तित करना है। अब मैं क्या करती हूँ, ये समीकरण 1 नाम दे देती हूँ। दोनों पक्षों में डेल टी का गुना करने पर, तो देखो जब दोनों पक्षों में हम डेल टी का गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, FBA इंटू डेल टी माइनस FAB इंटू डेल टी।
अब याद कीजिए कि हमारे पास न्यूटन का द्वितीय नियम है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है हमारे पास? जो बल है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो अगर मैं इस dt को इधर ले जाऊं तो f dt इज इक्वल टू dp हो जाएगा। तो देखो हमारे पास d को डेल भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो f भी a इंटू डेल टी है। तो देखो डेल टी इन पूरे के जगह मैं dp लिख सकती हूँ, और dp क्या बताता है? संवेग में परिवर्तन को ही तो बताता है ना। जैसे कि हम लोग x1 माइनस x2 को डेल x लिखते थे, मैथ्स में लिखते हैं। सिमिलरली अगर मैं dp को p2 माइनस p1 लिख सकती हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में, गणितीय रूप में इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो जो ये वाला है f बी ए इंटू डेल टी को मैं क्या लिख सकती हूँ? dp, और dp बराबर क्या होगा? p2 माइनस p1। अब चूंकि a द्वारा b पर निकाय हो रहा है तो हम कण किसकी बात कर रहे हैं? कण b में चेंज परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग थ्योरी फॉर्म में क्या लिखे हैं? वस्तु b के संवेग में परिवर्तन लिखे हैं। उसी को मैंने ये बताया कि कण b के संवेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि a द्वारा b में बल लगाया जा रहा है, जिसमें बल लगाया जाएगा उसी के में संवेग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ तक समझ में आया। p2 माइनस p1 लिख सकते हैं। अब निकाय b का p2 क्या था भाई? निकाय b है, उसका p2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? संघट के पहले m2 v2, ठीक। अब उसके बाद संघट के बाद की वैल्यू m2 v2 है, और p1 क्या है? संघट के पहले की वैल्यू m2 u2, ठीक। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? m2 u2। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? f ए बी इंटू डेल टी को क्या लिखा जा सकता है? p2 माइनस p1 लिखा जा सकता है। किसके लिए? कण a के लिए। तो पहले कण a का संवेग क्या था? पहले कण a का संघट के पश्चात का वेग क्या था? संघट के पश्चात का वेग क्या था? m1 v1। तो ये क्या हो जाएगा? m1 v1। और संघट के पहले का वेग क्या था भाई यहाँ पास? m1 u1 माइनस m1 u1। ये याद रखिएगा, जो ये p2 है यहाँ पास लिख देती हूँ किनारे में। जो p2 है वो क्या है? संघट के बाद का संवेग। p1 क्या है यहाँ पास? संघट के पहले का संवेग। अब ये इसकी वैल्यू निकल गई, समीकरण इसको 2 नाम दे दो। अब इसकी वैल्यू निकल गई और इसकी वैल्यू भी निकल गई, तो अब इन दोनों की वैल्यू को हम इसमें क्या कर देते हैं? मान रख देते हैं। फिर देखते हैं कि क्या होता है। जब हम दोनों की वैल्यू को रखते हैं तो क्या पाते हैं कि m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक। u2 अब इधर माइनस में क्या आ जाएगा? m1 v1 माइनस m1 u1। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। अब हमको क्या चाहिए कि ये माइनस माइनस ना दिखे, तो हम इसको माइनस वाले को इधर पक्षांतर कर देते हैं और इस माइनस वाले को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? m1 v1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2। और क्या लिखा जा सकता है? m1 को सामने ले आओ भाई, सिस्टमेटिक दिखे थोड़ा, है ना। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो देखो हम लोगों को क्या प्रूफ करना था? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्रूफ करना था, और ये हमको मिल गया ये फॉर्मूला। तो हम लोगों ने सत्यापित कर लिया न्यूटन का, किसका? न्यूटन के तृतीय नियम के
का उपयोग करके हम लोगों ने ये सत्यापित कर दिया कि जो संघट के बाद जो संवेग है वो संघट के पहले के वेग के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड अगर संवेग बराबर है तो हमारा संवेग क्या है, संरक्षित है। तो यही हमारा क्या है, सत्यापन है। अगर आप इसका नोट्स देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, वो समझने के लिए था। और अगर हमको प्रॉपर वे में कैसे लिखना है तो ये हमारा नोट्स है, तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर में जनरली कैसे आता है ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं। पेपर में किस टाइप से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि दो वस्तुओं का संघट के पूर्व का संवेग व संघट के बाद के संवेग के बराबर होता है, जो कि मैंने इस पूरे फॉर्मूले में यहाँ तक आपको समझाया है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और समझने के लिए जो मैंने समझाया उसे समझ सकते हैं। अगर पेपर में लिखने के लिए इस वे में आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।